हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं एजुकेशन की सीरीज में हमारे तीसरा एपिसोड। फ्रेंड्स, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है लॉ, यानी कि कानून। आप जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से सरवाइव करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान इसकी नितांत आवश्यकता होती है, उसी तरह से लॉ की भी आवश्यकता होती है। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे लॉ पर। मेरा नाम है नमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन की सीरीज में हमारा ये तीसरा एपिसोड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ जो हमारे खास जो मेहमान हैं, जो आज हमारे साथ रूबरू होंगे आप सभी से और आप सभी के आशीर्वाद से, और जो हमारे साथ आज आए हैं हमारे गेस्ट, उनका शुभ नाम है श्री राजेश बहुगुणा सर। प्रोफेसर राजेश बहुगुणा सर अपने आप में डॉक्टर हैं और पिछले 22 सालों से वो लॉ के डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में देहरादून के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कार्यक्रम है बहुत खास होने वाला है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितने भी छात्र छात्राएं हमें देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े हमें देख रहे हैं, जितने भी छोटे हमें देख रहे हैं, कि अगर यदि आप लॉ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप रुचि लेना चाहते हैं लॉ में, या आपका जो आने वाले टाइम पे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे लॉ के अंदर अपना करियर बनाना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और एक एक सेकंड आपको बहुत बारीकी से सुनना है, सर की बातों को समझना है और उनके दिए हुए स्पीच को आप बिल्कुल इसको जो है अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि आप बहुत सक्सेस होंगे लॉ में, आप अपना करियर बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारे मेहमान के पास चलते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं श्री डॉक्टर राजेश बहुगुणा सर, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और इस प्रोग्राम में आगे आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। एजुकेशन की सीरीज में हम लोग आ चुके हैं तीसरे एपिसोड में। मेरा नाम है नमित और अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब मंच पर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लॉ, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, यानी कि कानून। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हर सब्जेक्ट से रूबरू करवाएंगे। आज हमारे साथ जो इस टॉपिक पर हमारे साथ जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा सर आए हुए हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप वर्तमान में एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एज ए डीन काम कर रहे हैं और लॉ के डिपार्टमेंट को ही पिछले 20-22 सालों से देखते चले आ रहे हैं। बहुगुणा सर, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जैसे कि मैंने विषय जो हमने रखा है सर, वो लॉ का विषय है हमारा। बच्चा सर बड़ा कंफ्यूज है कि वो सबसे पहले तो ये जानना चाहता है, वो एडमिशन लेता है, भाई कई बार हमसे क्वेरी भी करता है सर। वो पूछता है कि लॉ, उसका सबसे पहले क्वेरी करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को सर थोड़ा आपका परिचय जानना चाहता हूँ। कहाँ से सर आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई है सर? कैसे आपकी एजुकेशन की जर्नी शुरू हुई? कैसे कार्य सर आपने स्टार्ट किया है? अभी आप कैसे वर्तमान, थोड़ा इस पर पहले प्रकाश डालिए थोड़ा सा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं रामेश्वरी देवी एजुकेशन एकेडमी उत्तराखंड, जिन्होंने कि अपने चैनल के माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्रोफेशंस के बारे में बताने की ये मुहिम छेड़ी है, उसके लिए मैं उसके अध्यक्ष नमित पंवार जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये एक क्रांतिकारी कदम है और मैं इनकी सफलता की कामना करता हूँ। नमित जी, आपने मुझे पूछा मेरी शिक्षा दीक्षा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म देहरादून जनपद के सहसपुर ब्लॉक के बड़ोवाला गांव है, भाववाला बड़ोवाला, वहां पे एक किसान परिवार में हुआ था। हमारा परिवार किसान परिवार था, पिताजी खेती बाड़ी करते थे। ये उस दौर की 1961 की बात है, जब शिक्षा का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। तो मेरी शिक्षा भाववाला के प्राइमरी स्कूल में जी 5वीं तक की शिक्षा हुई जी सर। लेकिन आपको बता दूं और अपने युवाओं को बता दूं जी सर, कि उसके बाद मुझे किसी स्कूल में शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। और विशेष बात यह रही कि 5वीं के बाद फिर मैंने सारी शिक्षा अपनी प्राइवेट कैंडिडेट की तौर पे की, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 12वीं हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो। मैंने बीकॉम किया गढ़वाल विश्वविद्यालय से
और उसके बाद सर्वप्रथम मैं जब कॉलेज में गया तो वो लॉ था। लॉ की शिक्षा मैंने जोधपुर से ली और वहीं से मैंने एलएलएम भी किया, जबकि डॉक्टरेट मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया। और उसके बाद अगर मेरे प्रोफेशन जीवन की मैं बात करूं तो मेरा प्रवेश प्रोफेशन जीवन में मात्र 16.5 साल की उम्र में हो गया था। मैंने सर्वप्रथम देश की गौरवशाली फौज भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया और वहां पर अपना जीवन एक एयरक्राफ्ट्समैन के रूप में शुरू किया। 15 सालों तक मैंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान मैंने वहां से प्राइवेट तौर पर ग्रेजुएशन और फिर जोधपुर में रहते हुए लॉ पूरा किया, एलएलएम किया और मैं अधिक सेवा न दे सका। मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और उसके बाद मेरी प्रथम नियुक्ति देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में एज ए लॉ लेक्चरर हुई। ये बात 1995 की है। उसके बाद में ये वो दौर था जब पूरे उत्तर भारत में 5 वर्षीय लॉ कोर्स नहीं हुआ करता था। ये मात्र कुछ कॉलेज थे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज थी जिनमें 5 साल का कोर्स था, अन्यथा नहीं होता था। तो तब मेरी मुलाकात श्री जितेंद्र जोशी जी से हुई, जो कि एक ऐसे कॉलेज की कल्पना कर रहे थे जो उत्तराखंड में युवाओं को न केवल 5 साल की शिक्षा दे सके बल्कि एक विश्व स्तर की लॉ की शिक्षा दे सके। तो लॉ कॉलेज देहरादून की स्थापना हुई और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा कि आज से 22-23 साल पहले 1 अगस्त 2002 को मुझे इसका जो इनॉग्रल लेक्चर था, जो कि उस वक्त मैंने जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर लिया था, वो लेने का मौका मिला और तब से ये सिलसिला चलता रहा। और मैंने एक परिकल्पना की थी, क्योंकि अपने बाल्यकाल में और शिक्षा के दौरान मैंने पाया कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात तो एलएलएम की शिक्षा के लिए कोई केंद्र नहीं था। सिर्फ गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय में बहुत कम सीटें हुआ करती थी और छात्रों को दूर दूर जाना पड़ता था। तो एक परिकल्पना की थी कि हम एक ऐसा विद्यालय खोलें, महाविद्यालय खोलें, जहां लॉ की पूरी शिक्षा एक ही छत के नीचे हमारे बच्चों को मिल सके। वो सपना 1 अगस्त 2002 को साकार हुआ, लॉ कॉलेज देहरादून की स्थापना हुई और आज लॉ की पूरी शिक्षा ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक एक छत के नीचे उपलब्ध है। ये मेरे लिए बहुत संतुष्टि की बात है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आपका जो अथक प्रयास था और जोशी सर का जो प्रयास था, उसके तहत सर आपने जो परिकल्पना करी थी वो साकार भी हुआ और बच्चों को एक बहुत अच्छा माध्यम सर मिला कि जहाँ पर बच्चा जो है अपना बीए एलएलबी भी कर सके, वहाँ पर एलएलएम भी कर सके और आगे पीएचडी भी कर सके और एक ही यूनिवर्सिटी से कर सके और लॉ कॉलेज के नाम से हम जानते भी हैं, सभी जानते हैं सर। दूसरा प्रश्न सर इसमें ये चल के आता है कि जैसे आपने बताया, आप अपने बारे में सब बताया, ये भी हम लोगों को और छात्रों को जितना हमारी जो वीडियो देख रहे हैं सभी को प्रोत्साहित भी करेंगे कि सर ने किस तरह से देखो अपने जीवन की शुरुआत करी और किस तरह से सर आज काम कर रहे हैं एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एज ए डीन काम कर रहे हैं। इसमें सर एक सवाल एक और निकल के आता है कि बच्चा जब काउंसलिंग के लिए आता है सर आफ्टर 12th या 12th में पढ़ रहा है बच्चा या उनके पेरेंट्स हैं सर, वो पूछते हैं सर कि बेसिकली लॉ क्या है सर। एक सरल शब्दों में वो एक जानना चाहता है कि लॉ बेसिकली क्या है। इस पर थोड़ा सा सर संक्षेप में थोड़ा बच्चों के लिए। देखिए, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि लॉ क्या है और लॉ क्यों। तो लंबी चौड़ी परिभाषा ना देते हुए मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मनुष्यों के आचरण को संचालित करने के लिए कुछ नियम कानून की जरूरत पड़ती है।
Some rules and regulations are required to regulate the conduct of the people in society. जब समाज में हम साथ साथ रहते हैं तो हमारे आचरण का नियंत्रण आवश्यक है। उसके लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जब उन नियम कानूनों पर सरकारी मोहर लग जाती है, मायने या तो वो विधानसभा से या फिर लोकसभा से वो पारित हो जाते हैं, तो उनको हम आज की चर्चित भाषा में कानून कहते हैं, लेजिस्लेशन कहते हैं या विधान कहते हैं। तो ये है लॉ। लॉ के भी सर आपने देखिए, आप जितने हमारे छात्र देख रहे हैं दूर दराज के जो क्षेत्र में हैं, वहां से आप हमारे प्रोग्राम को देख पा रहे होंगे। सर ने बहुत ही संक्षेप में बहुत बढ़िया तरीके से आपको लॉ की परिभाषा समझाई। जिस तरह से रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, एक सामाजिक जीवन में जीने के लिए हमें वहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए कानून की भी आवश्यकता होती है। तो इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी बच्चों को ध्यान में रख करके, जितने पेरेंट्स हमें देख पा रहे हैं, छात्र हमें देख पा रहे हैं, जब बच्चा 12th पास आउट होता है सर और वो लॉ की तरफ कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो वहां पर एक प्रश्न ये जो महत्वपूर्ण निकल कर आता है वो ये आता है सर कि बच्चा जो हमारा है वो 12th के बाद सर लॉ में क्यों एडमिशन ले सर, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके फ्यूचर को लेकर के, और उसमें आगे चल करके वो किन किन क्षेत्रों में अपना जो एक भविष्य है उसको स्टेब्लिश कर सके, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, किन किन पॉसिबिलिटी पे जा सकता है सर। थोड़ा इस पर भी थोड़ा एक बार चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया पंवार जी आपने। ये जब बच्चा लॉ पढ़ने के लिए सोचता है, जाहिर सी बात है ये प्रश्न तो उसके दिमाग में आएगा ही। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे बता दूं कि लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि सबसे पहली बात तो वो किसी प्लेसमेंट का मोहताज नहीं है। मैं यहां से शुरू करता हूं कि जिस दिन उसकी लॉ की डिग्री पूरी हो जाती है, ठीक उसके दूसरे दिन वो प्रैक्टिस के लिए अपने आप को पंजीकृत कर सकता है। और उस बच्चे को प्रैक्टिस के लिए चाहे फिर वो जिला न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका सीधे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बात और है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे एक ऑल इंडिया लेवल का बार काउंसिल का टेस्ट पास करना होता है, जो बहुत ही सरल है, और एक सामान्य लॉ का ज्ञान रखने वाला छात्र भी उसे आराम से क्वालिफाई कर सकता है। तो पहली बात तो यही है, क्योंकि जब हम किसी भी क्षेत्र में प्रोफेशन में जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है ना कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा। तो पहला तो यह है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन मैं एक बात यहां पे जरूर कहना चाहूंगा छात्रों से कि ये वाली सुविधा, अपॉर्चुनिटी और जो बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब गंभीर छात्रों के लिए है। कैजुअल एटीट्यूड के लिए आओगे तो बच्चों फिर सफलता नहीं मिलती। अगर आप गंभीर हैं तो कोर्ट में प्रैक्टिस के अलावा आपके लिए सीरीज ऑफ एवेन्यू ओपन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। पहले हम सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं। सरकारी क्षेत्र में अगर कोई सर्वोच्च अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है न्यायिक सेवा, जुडिशियल ऑफिसर, जिसे आप जज कहते हैं। तो लगभग देश के हर राज्य में हर साल सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट निकलती है और कोई भी लॉ ग्रेजुएट उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसको उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, पर इससे पहले हम अपॉर्चुनिटी को कवर करें। तो एक तो थी जुडिशियल ऑफिसर। इसके अलावा एक एपीओ की पोस्ट होती है जिनको आप क्या कहते हैं, सरकारी वकील कहते हैं। ठीक है ना, सरकारी वकील कहते हैं। वो भी हर राज्य में उसकी पोस्ट निकलती है और उसकी पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी लिए भी कंपटीशन होता है। ठीक है, मैं आपसे बता दूं कि अभी मेरे 4-5 साल के जीवन में ही मेरे
करीब 65 छात्र जिन्होंने लॉ कॉलेज देहरादून से ही मेरे अंडर में शिक्षा ली है, वो जज बन चुके हैं और देश के विभिन्न न्यायालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। और अगर मैं एपीओ की बात करूं, सरकारी वकील की बात करूं, तो उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है जो भी कार्यरत है। और इस समय मैं बच्चों को विशेषकर बोलना चाहूंगा कि ये सारे के सारे छात्र कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र नहीं थे, कोई ऐसे छात्र नहीं थे कि जिन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाइयां की हो। अगर इनमें कोई खास बात थी तो वो थी इनकी कड़ी मेहनत, इनका पेशेंस और इनको दी गई गाइडेंस। इसके बलबूते पर उन्होंने जुडिशियल सर्विस के एग्जाम को निकाले। इसके अलावा यदि आप सोच रहे हैं कि आपको प्रोविंशियल सर्विसेज पीसीएस की दूसरी सेवाओं में भागीदारी करनी है, तो मैं आपसे बता दूं कि अगर आपने लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि संविधान आप पूरा पढ़ रहे हैं, अगर आप बीएलएलबी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कम और बेस आपका इंडियन पॉलिटी का पेपर तैयार हो जाता है, साथ साथ वो भी तैयार हो जाता वो भी साथ साथ तैयार हो जाता है। तो मेरे ये अनुभव रहा है कि जो बच्चे न्यायिक सेवा को छोड़ करके दूसरी अन्य प्रोविंशियल सर्विसेज में जाते हैं, उन्हें भी बहुत लाभ मिलता है। ये प्रोविंशियल सर्विसेज की बात हुई और राज्य की सर्विस। एक बड़ी तादाद में बच्चा एक सपना रखता है कि उसे सिविल सर्विसेज में आईएएस, पीसीएस, आईएफएस में जाना है। मैं आपसे बता दूं कि लॉ एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उसका कारण यह है कि प्रतिदिन की घटनाएं, लीगल डेवलपमेंट, विभिन्न राज्यों के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, ये सारे के सारे तो आपके कॉलेज टाइम में ही तैयार हो जाते हैं और आपके चांस बहुत बन जाते हैं। ये तो बात थी सरकारी सेवाओं की, जो मैंने मुख्य लिया। इसके अतिरिक्त और भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन है सर। अब अगर हम बात करें कि हर बच्चा सरकारी सेवाओं में, हर बच्चा जुडिशरी में नहीं जा सकता, और क्या ऑप्शन है, आज आपको बता दूं मैं। हमारे देश में अच्छे वकीलों की, मैं कमी नहीं कहूंगा, बड़ी मांग है। न केवल हमारे देश में, विदेशों में भी भारत के अच्छे वकीलों की मांग है। आप कहेंगे साहब यहां का कानून पढ़ के विदेशों में कैसे काम करेगा? प्यारे बच्चों, आपको बता दूं मैं कि हम लोग कॉमन लॉ कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप मुझे पूछते हैं कि कॉमन लॉ कंट्री कौन सी होती है, तो दुनिया के वे सभी देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड की कॉलोनी रहे या कॉलोनी है, वो सारे के सारे कॉमन लॉ कंट्री में आते हैं। कॉमन लॉ गेम भी होते हैं, आपने देखे होंगे। तो कॉमन लॉ कंट्री के जो कानून है वो लगभग एक ही समान है। तो यदि आपने भारत में लॉ की शिक्षा ली है और कल के दिन को आप कनाडा में जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो थोड़ी बहुत अतिरिक्त शिक्षा लेकर के आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना करियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी है। अनेकों छात्र ऐसे हैं जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो आज कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में बहुत ही अच्छी विधिक सेवाएं दे रहे हैं और अपना और हमारे देश को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई। थर्ड अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप एलएलएम कीजिए और अन्य विषयों की तरह से आप नेट की परीक्षा पास कीजिए या फिर आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। और शिक्षा में लॉ टीचर के लिए अपार अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा भी यदि ये तमाम चीजें आपको रास नहीं आई या आपको लगा कि सफलता नहीं हो पाई, तो आज हमारे देश में
बहुत सारी लॉ फर्म इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और एक ही छत के नीचे एक ही संस्थान में आपको हर तरह की लीगल प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके लिए आपको लॉ फर्म ज्वाइन करनी होगी। अगर आप लॉ की बेसिक नॉलेज रखते हैं, साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया है, बिल्कुल सर। और आपने अपनी शिक्षा के दौरान बहुत अच्छी जगह पर इंटर्नशिप की है, तो बड़ी आसानी से आपका प्लेसमेंट लॉ फर्म में हो जाता है। इसके अलावा भी एक और अपॉर्चुनिटी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आई है और वो ये है LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बच्चों, आपको बता दूं कि आज हमारे देश में कई ऐसे बड़े बड़े LPOs हैं जो दुनिया भर का काम ले रहे हैं, क्योंकि जो लीगल वर्क है ना, वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरी कंट्री में बहुत महंगा है, लेकिन हमारे देश में वो बहुत सस्ता है। तो वो क्या करते हैं कि वहां से काम ले लेते हैं और हमारे बच्चे यहां काम करते हैं और वो काम उनको भेज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि फॉरेन कंट्री में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो गाड़ी को वहीं छोड़ देता है और वो चला जाता है, वो अपने काउंसिल को बोलता है, साहब मेरा वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां मेरी गाड़ी पड़ी है। अब इंश्योरेंस से लेकर जितनी लीगल प्रक्रिया होगी कौन करेगा? उसका काउंसिल करेगा। ये काम आउटसोर्सिंग में मिलता है। ये एक उदाहरण है, इसके अलावा बहुत सारे काम है बच्चों। तो LPO में भी एक ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करते हैं वहां पे, तमाम चीजें। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपना खुद का वेंचर शुरू करूं, तो मैं आपको बता दूं, अगर एक अच्छा बच्चा मेहनत के साथ अच्छे संस्थान से अच्छी गाइडेंस में लॉ करके निकलता है और वो किसी लॉ के चैंबर में किसी सीनियर एडवोकेट के साथ में 1 से 2 साल तक प्रैक्टिस करता है, तो मेरा अपना अनुभव है कि वो उसके बाद अपना काम शुरू कर सकता है। और बच्चों, जो बच्चा कोर्ट में प्रैक्टिस स्वयं की करता है, यकीन मानिए उसकी ग्रोथ तो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन 10 साल के बाद मेरे जितने छात्र हैं, चाहे वो देहरादून में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे नैनीताल में कर रहे हो, या देश के अन्य राज्यों में कर रहे हो, उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि उन्होंने स्वयं 8-8, 10-10 लोगों को रोजगार दे रखा है। तो ये लॉ का जो प्रोफेशन है, ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं। आप नौकरी भी कर सकते हैं और आप नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और चॉइस आपकी है। ये है सारे के सारे प्रोफेशन, मैंने संक्षेप बताए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है। इसमें सर एक पार्ट ये भी आता है, अपॉर्चुनिटी की बात जैसे सर ने आपको समझाया, आप समझ पा रहे होंगे। सर ने बहुत विश्लेषण करके आपको सारे डिपार्टमेंट को आपको बताया कि इन पार्ट्स में आप काम कर सकते हैं। इसमें सर बच्चा ये भी कहता है कि क्या हम डायरेक्ट इसमें जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर, ग्रेजुएशन के बाद? जैसे आपने एक पार्ट ये भी बताया था कि हाँ, ग्रेजुएशन के लिए कर सकता है, अगर वो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। देखिए, एक बात हम मान लें कि जुडिशियल सर्विस में जाना अधिकांश लॉ ग्रेजुएट का एक सपना होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और वो स्ट्रेटेजी 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली चीज, वो कौन से काम जो कि आपको आज 12th लेवल पर ही शुरू कर देने चाहिए, नंबर 1, सेटअप। जी हाँ। और नंबर 2, वो कौन से काम जो आपने शिक्षा के दौरान करने। नंबर 3, कि वो कौन से काम जो आपने इमीडिएटली पास आउट होने के बाद करने। ये एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। बच्चों, अगर आप नॉर्थ इंडिया में
उत्तर भारत में न्यायिक सेवा में जाने की सोच रहे हैं, तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। एक, ये मैं वो बता रहा हूं जो आपको अभी करना है, एक हिंदी लैंग्वेज और दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इन दोनों में महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि लॉ के अतिरिक्त अगर कुछ पूछा जा रहा है तो वो है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में भी दोनों लैंग्वेज। आपको ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, दो सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है प्रेसी राइटिंग, तीसरा सवाल। कभी कभी हम लोगों में एक दिमाग में एक मिथ है या एक गलतफहमी है कि भाई हम तो एलकेजी से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पे, उस लेवल पे अंग्रेजी वो तो इतनी हमें आती है। आपको बताऊं, जो देश की श्रेष्ठ जुडिशरी मानी जाती है दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, वहां पे जो प्रश्न आते हैं, वोकेबुलरी, एंटोनिमस, सिनोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये क्या चीजें हैं जो आप 8वीं के लेवल पे पढ़ते हैं, जो आप 10वीं के लेवल पे पढ़ते हैं, जिन्हें कि हम विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप ट्रांसलेशन कब करोगे? जब आपके पास में शब्दों का भंडार होगा। तो बच्चों, आज से ही एक इंग्लिश का पेपर जरूर पढ़ना शुरू करें और अपने शब्द भंडार को बढ़ा लें, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आप ओवरनाइट एक रात में तैयार नहीं कर पाओगे। एक बात और बता दूं अपने अनुभव से कि आज तक सबसे अच्छी ट्रांसलेशन, सबसे अच्छी ग्रामर जिन बच्चों ने की, वो हिंदी मीडियम के बच्चे थे। मैं विशेषकर आप अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप वो सब कर सकते हैं क्योंकि आपने ग्रामर को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। आपके जहन में यह बात थी कि यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो मुझे और पढ़ना है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने स्वयं अंग्रेजी की शिक्षा 6ठी क्लास से लेनी शुरू करी और भारतीय वायुसेना में एयरक्राफ्ट से जर्नी शुरू करके उत्तरांचल विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर पहुंचा और वाइस चांसलर भी रहा। तो भाषा आपके कहीं आड़े नहीं आई। दूसरे, आपने हिंदी में कोशिश करो कि जो लॉ से रिलेटेड विषय हैं उन पे छोटे छोटे अपने एस्से जरूर तैयार करो। इसी तरह से इंग्लिश में तैयार करो। ये कई जगह चैनल्स पे भी उपलब्ध है, कई जगह बुक्स उपलब्ध है इनकी। तो लैंग्वेज वाला पार्ट तो बच्चों आपने अभी से शुरू करना है। और ये समझ लो, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने लैंग्वेज के में महारत हासिल कर ली और किसी अच्छे संस्थान में आपने लॉ की शिक्षा ले ली, आपकी न्यायिक सेवा को कोई रोक नहीं सकता। लॉ में आपकी तैयारी हो जाती है, लेकिन आपकी मेरिट को बनाती है लैंग्वेज। और ये एक ऐसा, आपको अगर आप हिमाचल प्रदेश का हिंदी का पेपर देखें, उसमें क्या पूछा जाता है? संधि विच्छेद। एक शब्द के लिए, अनेकों शब्द के लिए एक शब्द। ये वो चीजें हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, लेकिन इन शब्दों के भंडार को रिव्यू कर लीजिए। अब आपके ये काम आने वाले हैं अगर आप न्यायिक सेवा में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप
किसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई शुरू करते हैं, वहां पे जो विषय उस पर्टिकुलर कंपटीशन से संबंधित है, उनके आपको नोट्स बनाते चलना होगा, उनकी बराबर पढ़ाई करते चलना होगा। इस वक्त मैं उसमें आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो लेटर होगा। और उसके बाद जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है, फिर आपको एक बहुत एक्टिव कैंडिडेट की तरह से आपको जगह जगह की, हर राज्य की अलग अलग न्यायिक सेवा है, वहां पे फॉर्म भरना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारी पूरी कर लें, लैटरी निकलने की बात हो पर टिकट ही ना खरीदें। वो में एक्टिवनेस भी इसमें चाहिए। तो ये एक इसका प्रोसेस है। मैंने अभी का बता दिया आपको 12th तक का, बाकी का और डिटेल में कभी हम कभी चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप समझ पा रहे हैं, और आपने सर को सुना, सर ने बहुत बारीकी से आपको अपने अनुभव के आधार पर और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं साझा किए, और आपको बताया कि किन किन डिपार्टमेंट में आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने जो है हर क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं। और एक ऐसा प्रोफेशन जिसपे मैं कहना चाहूंगा कि आप कभी इसमें रिटायरमेंट का कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक सामाजिक, एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ लॉ की भी आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप इसको बहुत डीपली, अगर एक ऐसा सब बच्चा है जो इसको नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी थोड़ा बहुत लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जो है किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से सर्वाइव कर सको। सर, इसमें एक प्रश्न और एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है। बच्चा सर हमसे पूछता है कि ठीक है, मैं लॉ के बारे में मैं जानता भी हूँ, आपने जो जानकारी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल में हमें बताई, आप जैसे जानकारी शेयर कर रहे हैं सर, उसके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ के आता है कि ऐसे कौन से संस्थान हैं सर पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे वो एडमिशन ले सकता है, जहाँ पर उसकी क्वालिटी वाली एजुकेशन लॉ को लेकर के निखर के आती हैं, और जो बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन के साथ में बच्चे पर पूरा, मतलब जहाँ पर बच्चा का जो फ्यूचर है सर, उसको लगता है कि मुझे इन्हीं संस्थानों में जाना चाहिए और मेरा फ्यूचर जो है सिक्योर हो सकता है। सर, इस पर भी थोड़ा सा बताएंगे एक बार ये जरा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका पवार जी। जी सर। हर बच्चे के दिमाग में ये आता है 12th में, अगर उसने मन बना लिया है कि मुझे लॉ करना है, तो आखिर लॉ कहां से करें। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग हर राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। हालांकि भी उत्तराखंड में NLU नहीं है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हर बच्चा चाहता है कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करूं। तो लगभग 3000 के आसपास सीटें पूरे देश में रहती हैं, घटती बढ़ती रहती है सीटें ये। और दिसंबर के महीने में ये परीक्षाएं होती हैं। दिसंबर। हाँ, और उस पे जो मेरिट के आधार पे जी बच्चों का नेशनल लॉ स्कूल में दाखिला होता है। जी। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक बच्चों का सपना है। उसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, लॉजिक, इन चीजों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात और है जो अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर, पूरे देश में मात्र 20-22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें भी मैक्सिमम सीट्स होंगी तो 3000 होंगी, और लाखों की तादाद में आज बच्चा लॉ के लिए आगे आ रहा है, तो बाकी बच्चों का क्या होगा। यहां मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब आप लॉ करने के लिए मन बना लेते हैं तो संस्थान को चुनने के लिए आपको थोड़ा यह देखना पड़ेगा कि आप लॉ क्यों करना चाहते हैं। क्या आप लॉ इसलिए करना चाहते हैं कि आपको भविष्य में एक न्यायिक अधिकारी, जज बनना है? क्या आप लॉ इसलिए करना चाहते हैं कि आप जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? क्या आप लॉ इसलिए करना चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट
जीवन में अपना भविष्य देख रहे हैं, या लॉ करने का आपका उद्देश्य है कि आप शिक्षा जगत में आना चाहते हैं, तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ही आपको शिक्षा संस्थान का चयन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जी। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाने की सोच रहे हैं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक अच्छा स्थान हो सकता है। ये मेरे अपने विचार है। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, न्यायिक सेवा में, या शिक्षा जगत में जाना चाहते हैं, या कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो देश की प्रतिष्ठित जो ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि इस बात का डाटा उपलब्ध है कि जुडिशियल ऑफिसर जितने ज्यादा ट्रेडिशनल विश्वविद्यालयों से पढ़ करके निकले, उतने उन विश्वविद्यालयों से नहीं निकले जिनकी की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय कौन से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू, और यहां तक कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय, लॉ कॉलेज देहरादून, इस तरह के जितने ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय हैं जिनका रिकॉर्ड जजेज देने का बहुत बढ़िया है, आप वहां जाइए। और साथ साथ आपको यह भी देखना है कि उस संस्थान में जो शिक्षक है, फैकल्टीज है, वो उपलब्ध है या नहीं है। उस शिक्षा संस्थान में लीगल एजुकेशन हेतु प्राथमिक संसाधन, एडवांस संसाधन उपलब्ध है या नहीं। जब मैं संसाधन की बात करता हूं, लॉ में लाइब्रेरी का बहुत महत्व होता है, तो आपको एक वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी चाहिए। इसमें ऑनलाइन डाटाबेस का बहुत महत्व होता है। उस संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे डाटाबेस उपलब्ध होने चाहिए जहां आप बड़ी सुविधापूर्वक लाइब्रेरी में ही बैठ करके नहीं, रिमोटली भी अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर आप लॉ की शिक्षा ले सके, और जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं उनको आप हूबहू अपने घर पर भी पढ़ सके। ऐसा संस्थान आपको चुनना होगा। और इसके लिए मेरी राय यह है, एडमिशन लेने से पहले आप उस संस्थान को विजिट कीजिए, वहां के हेड से मिलिए, फैकल्टी देखिए, उनके रिजल्ट देखिए, उनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड देखिए, उनकी लाइब्रेरी को विजिट कीजिए, उनके मूट कोर्ट को देखिए, उनके लीगल एड सेंटर को देखिए, और उनकी वेबसाइट का बारीकी से अध्ययन कीजिए। उसके बाद ही आप शिक्षा संस्थान को चयनित करें। यह मेरी राय है। दूसरी बात जो कि और महत्वपूर्ण है, कभी कभी आपकी आर्थिक स्थिति भी शिक्षा संस्थान का चयन करने में आड़े आ सकती है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति कितनी फीस दे सकता है? यदि आप अपना प्रदेश छोड़ करके कहीं दूर जा रहे हैं तो उसमें फिर हॉस्टल, आने जाने का किराया और अन्य चीजें भी शामिल कीजिए। ऐसा ना हो वो बाद में दिक्कत पड़े आपको। और अगर आप मेधावी छात्र हैं तो देखिए कि क्या कुछ स्कॉलरशिप का प्रावधान है। इन सब चीजों को आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिए। और
इसके अलावा अगर उसके बावजूद भी आप इस बारे में नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक तौर पर या किसी अन्य कारण से, तो बच्चों मेरी राय यह है कि जो विश्वविद्यालय आपके सर्वाधिक निकट है आप वहां से कीजिए, आप वहां से भी कीजिए। और अपने दिमाग में यह कदापि ना लाएं कि मेरा जिस संस्थान से पढ़ रहा हूं वो छोटा संस्थान है या बड़ा संस्थान है। सिर्फ वो संस्थान ऐसा होना चाहिए जहां नियमित कक्षाएं होती हो, शिक्षक बराबर हो, और आप वहां की शिक्षा प्रणाली से सहमत हो, सेटिस्फाइड हो। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं कि लीगल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसका नियंत्रण यूजीसी के पास नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है, बीसीआई के पास है, और उसका सिलेबस बीसीआई बनाती है। तो आप बेंगलोर पढ़ रहे हो, दिल्ली पढ़ रहे हो या देहरादून पढ़ रहे हो, सिलेबस आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा। अंतर है तो वैकल्पिक विषयों का है, अंतर है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी का है, अंतर है तो एग्जामिनेशन सिस्टम का है, अंतर है तो बारीकियों का है, जो सिलेबस की अंदरूनी बारीकियां होती है। जैसे मसलन मैं आपको उदाहरण दूं, जब मैं अपने उत्तराखंड के बच्चों को उनकी भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रथम बार 2012-13 में उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज का सिलेबस बनाने की सोची, तो मैंने उसमें पॉलिटिकल साइंस को मेजर सब्जेक्ट रखा और पॉलिटिकल साइंस के 6 पेपर रख दिए बीएलएलबी कोर्स में। कारण यह था कि अगर उन्होंने बीएलएलबी में पॉलिटिकल साइंस को, सोशियोलॉजी को और इंग्लिश को बड़े अच्छे, आसानी से और बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो उनका इंडियन पॉलिटी का पेपर भी तैयार हो जाएगा। और एक न केवल इंडियन पॉलिटी का पेपर तैयार हो जाएगा, साथ साथ उनकी जो सोच है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ा रहे हैं, थिंकर्स, फिलोसफर्स। हम कार्ल मार्क्स से लेकर के गांधी तक पढ़ा रहे हैं। आपने गांधी पढ़ा है 12th तक, अब आप गांधीजम पढ़ेंगे। तो जब आप कौटिल्य को पढ़ेंगे तो आपकी सोच बदलेगी और आपके जो आर्गुमेंट होंगे, आपके जो तर्क होंगे, वो बड़े मजबूत बनेंगे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप शिक्षा संस्थान का चयन करें, और कदापि भी मायूस ना हो कि आपका चयन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं हो सका। ये एक मिथ है कि वहां पे ही पढ़ेंगे, वहां से के अलावा दूसरी जगह के बच्चे भी बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बारीकी से देखिए सर ने फिर ये भी आपको क्लियर कर दिया। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, छात्र छात्राएं हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, सर ने बहुत इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत बारीकी से आपको समझाया कि किस तरह से आपको एडमिशन्स की प्रक्रियाओं से गुजरना है। आपको सारी चीज़ों को चेक करना होगा कि स्कूल जो कॉलेजेस हैं आपके वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सारी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है, रेगुलर क्लासेस हैं कि नहीं है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं सर के सामने हमने कवर किए हैं। अब लास्ट में सर चलते चलते मैं आपकी तरफ से एक मैसेज सर सारे बच्चों को एक देना चाहता हूँ कि आपके बाद, क्योंकि आपके जो आशीर्वचन है सर सभी को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो दूर दराज में हमारे जो बच्चे हैं सर, छात्र छात्राएं जो देख रहे हैं हमें इस प्रोग्राम के जरिए, उन तक सर एक मैसेज आप देना चाहेंगे सर, थोड़ा दे दीजिए सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी सर। देखो बच्चों, हम लोग इस वक्त उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं। लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे विकल्प हैं और हमारे सामने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के उदाहरण भी हैं।
ये एक ऐसा मुकाम है जहां आपको बड़ा निर्णय लेना है, बड़ा निर्णय लेना है। और देखो, मैं इसमें एक बात आपको कहूंगा, कहते हैं कि डिफरेंट आर द वेद, सो आर स्मृति, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सेज whose views are not divergent with others. Right path is that is followed by virtuous men. इसका अर्थ हुआ कि वेद भी अलग अलग बातें करते हैं, स्मृति भी अलग अलग चीजों की जिक्र करती है, और एक भी धर्मगुरु ऐसा नहीं जिसके विचार हूबहू दूसरे से मिलते हो। तो हम तो कंफ्यूज हो गए ना, कहां जाएं, किसको माने। यही मुकाम है जहां आप खड़े हो कि हम क्या करें भविष्य में। निर्णय लेना बहुत कठिन है। किसी ने कहा कि लॉ करो, सबसे बढ़िया है। किसी ने कहा होटल मैनेजमेंट करो, किसी ने कहा इंजीनियरिंग करो, और आपने सब चीजें सोच देख भी ली, तो करें क्या? उसी का जवाब मैंने बताया कि राइट पाथ इज दैट इज फॉलोड बाई वर्चुअस मैन। जब चौराहे पे खड़े हैं और रास्ते कई हो, तो सही रास्ता कौन सा है? सही रास्ता वो है जो बुद्धिजीवियों ने अपनाया है। आप अपनी पूरी एनर्जी यह खोजने में निकालना है कि बुद्धिजीवी कौन है। आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा सक्सेसफुल पर्सन है। साधारण शब्दों में कहूं कि हु इज योर हीरो? इवन इफ योर फादर इज योर हीरो, यू जस्ट ट्राई टू सी विच पाथ ही हैज फॉलोड। अगर आपके पिता ही आपके आदर्श हैं, तो आप देखिए कि उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपके पिता ने कौन सा रास्ता अपनाया। मीनिंग डियर भाई, अगर वो एक सक्सेसफुल एडवोकेट है, तो वहां पहुंचने के लिए उनका रास्ता क्या था, और उसमें साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, इन तमाम चीजों का समावेश करके आप अपने हीरो के रास्ते पर चलिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जो हमारे व्यूअर्स हैं, छात्र हैं, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपकी जितनी भी परिकल्पना है दिमाग में, जितनी भी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, एक लॉ को लेकर के, एक सब्जेक्ट को लेकर के, सर ने बहुत कम समय में बहुत डिटेलिंग में आपको सारी चीज़ें बता दी, जिसमें हमने सारे चीज़ों को कवर किया है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, कौन सा पार्ट ऐसा है कि जहाँ पर आपको जो है अपनी क्वालिटी एजुकेशन को जैसे आपको उसको डेवलप करना है, उसके लिए क्या क्या आपको किन किन पॉसिबिलिटीज़ पे जाना चाहिए, किस तरह से आप अपनी वोकेबुलरी को डेवलप करेंगे कि ताकि आगे चल करके आप एक सक्सेसफुल एक अपना करियर डेवलप कर सकें। सारी चीज़ों को सर ने समझाया, और फिर आपको लास्ट में एक संदेश भी दिया कि आपको जो है जो आपकी जो बुद्धि और सोच के हिसाब से आपको चूज करना है अपना सब्जेक्ट और आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने सारी चीज़ों को इस विषय में टच करने की कोशिश करी है थोड़ा थोड़ा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि कोई ऐसा पार्ट है कि सर इसमें हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाए अपने सर के साथ में, तो आप मुझे मैसेजेस में ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पार्ट था जिसको हम इसमें दोबारा से सर से पूछ के डिस्कस करें। तो हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में सर को एक बार इनवाइट करेंगे, दोबारा बुलाएंगे आप सभी के लिए, अगर आप इसमें हमें लिखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ों से रूबरू करा सकें। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत आपका, आप सभी का भी आभार, और सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बार बार स्वागत है सर आपका, प्रणाम सर।